हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र कुमार माछिया। सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बेसिक फिटर थ्योरी हम पढ़ रहे थे। आज मैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर सेकंड के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये जो बुक है फिटर थ्योरी की नीमे पैटर्न पर आधारित है और इसके राइटर है मिस्टर करण सिंह। हम ये बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और चैप्टर नंबर था हमारा सेकेंड। ये देखिए, माप और मापक औजार, चैप्टर नंबर सेकेंड। तो ये चैप्टर है, इसके हम क्वेश्चंस कर चुके थे। देखिए, लगभग 60 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे सेकेंड वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 60 क्वेश्चन तक के हमारा हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 61। इसको ऊपर कर लेंगे यार। देखिए, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर चाहें तो मेरा जो नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, सो यू कैन ईजिली मैसेज मी, आस्क द डाउट्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, चित्र में हैमर का वह भाग कौन सा है जो रिवेट को लगाने तथा मोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। अब देखिए, हिंदी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वालों को शायद कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करूँगा कि मैं कुछ हिंदी के जो जटिल वर्ड्स हैं, जटिल शब्द हैं, उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बोलने की पूरी मतलब आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। जैसे कि रिवेट को लगाना मतलब टू फिट द रिवेट, तथा मोड़ने मतलब टू टर्न द रिवेट, है ना। चित्र में हैमर का वह भाग कौन सा है जो रिवेट को लगाने तथा मोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। तो लगाना मतलब होता है फिट करना और मोड़ना मतलब होता है टर्न करना, ठीक है। ऐसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा, तो आपको इंग्लिश में मतलब वर्ड्स जो हैं वो पता होते जाएंगे। तो ऑप्शन ए बी सी डी जो है ये डायग्राम में ही दे दिए गए हैं, है ना। तो आपको देखना है कि ए जो है वो कहलाता है आपका बीन, ठीक है। बी जो है वो आपका कहलाता है ये साइड कॉर्नर। सी जो है आपका कहलाता है आई होल। डी जो है आपका कहलाता है फेस, ठीक है। ए हो गया पीन, बी हो गया आपका साइड कॉर्नर या साइड एज कह लो उसको, ई डी जी एच। बी जो है साइड कॉर्नर साइड एज है। सी जो है आपका आई होल है, जिसे चक्षु छिद्र भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, है ना। डी जो है आपका फेस है। तो देखिए, हैमर का जो भाग है वो आपका इससे तो आप बहुत सारे काम करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, पीन, ठीक है। और बी जो है ये किसी काम में नहीं आएगा, ए जगह की है। सी जो आपका आई होल है, इसमें तो आपका हैंडल लगा हुआ है। डी जो है ये चादर को फैलाने का काम आता है, चादर हो या रिवेट हो, है ना। तो रिवेट को लगाने के साथ साथ मोड़ने के लिए बोला गया है। मोड़ना मतलब होता है ठोक ठोक के मोड़ना, हैमरिंग करके मोड़ना। तो अगर आप इससे मोड़ेंगे तो उसका हेड जो है ना वो मतलब थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, इसलिए आपको पीन प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बता दूं कि जो पीन है, जब आप इस तरीके से, ये गोलाकार पीन है आपका, है ना, और ये आपका हैमर पूरा, तो जब आप पीन वाला भाग नीचे यूज़ करते हैं तो और ये रिवेट के हेड पे पड़ता है, तो ये उतना ही हैमरिंग इफेक्ट देता है जितना रिवेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इस पीन का उपयोग हम रिवेट के हेड को बीट करके उसको प्रॉपर शेप देने के लिए करते हैं, और वो नीचे से लॉक भी आती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, 62। चित्र में दर्शाए गए हथौड़े का प्रयोग बताएं। ऑप्शन धातु एक दिशा में फैलाना, ऑप्शन बी केवल समकोण में एक दिशा में धातु फैलाना, ऑप्शन सी समकोण में धातु की दो दिशा, धातु
को आना चाहिए यहाँ पे, को 2 दिशाओं में फैलाना। ऑप्शन डी धातु को सभी दिशाओं में फैलाना। तो देखिए हथौड़े का आपको चित्र जो दिखाया गया है उसमें आपका जो फेस है वो नीचे है ना। वो फेस नीचे से आपको थोड़ा ये गैस करना पड़ेगा कि अगर आप हैमरिंग करोगे तो इस प्रकार ही करोगे। इसकी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें तो आपको समझना था, इसलिए उनने हैमर का शेप ऐसा बनाया था, बॉल पिन हैमर है ना, उल्टा बॉल पिन हैमर नहीं बनाया था। जबकि यूज़ जो है हम बॉल पिन वाला यूज़ करते हैं जब रिवेटिंग का काम कर रहे होते हैं, है ना। क्रॉस पिन या स्ट्रेट पिन हम तभी यूज़ करते हैं जब हम शीट मेटल वर्क करते हैं, चादरों को मोड़कर उन्हें लॉक करने का काम करते हैं, तब हम क्रॉस पिन या स्ट्रेट पिन का यूज़ करते हैं। ये जो आपका बॉल पिन हैमर नीचे का फेस यूज़ हो किया जा रहा है, जो फेस है वो आपको एक दिशा में तो फैलाएगा नहीं, है ना, लिमिटेड नहीं है क्योंकि वो गोल सर्कुलर आकार का है। केवल समकोण दिशा में एक दिशा में भी नहीं फैलाया क्योंकि 90 डिग्री में काम कैसे करेगा ये, है ना। ये पूरा फ्लैट सरफेस पे काम करता है। समकोण में धातु की 2 दिशाओं में फैलाना, तो 2 दिशाएं भी डिसाइडेड नहीं होंगी क्योंकि मैंने फिर बताया आपको कि सर्कुलर ज्योमेट्री का हैमर है, सिलेंड्रिकल। तो ऑप्शन डी जो है धातु को सभी दिशाओं में फैलाना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। आई होप आपने वी ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन आ गया है उसके नाम का। देखिए वी ब्लॉक का नाम निम्नलिखित है। तो वी ब्लॉक जो होता है वो पहचाना जाता है उसके स्लॉट से, पहली बात, और दूसरी बात उसके ग्रूव से। तो देखिए इसमें वी ब्लॉक जो बना हुआ है ये उसका स्लॉट है, ये उसका ग्रूव है ना। तो ये आपका वी शेप है ना। ये बीच में थोड़ा स्पेस दे दिया जाता है ताकि कोई भी आप कॉर्नर वाली चीज़ यहाँ रखें तो उसका कॉर्नर यहाँ पे प्रॉपर लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे तो ये प्रॉपर 90 नहीं हो पाएगा, है ना। ये प्रॉपर 90 मेंटेन नहीं हो पाएगा। वी ब्लॉक का जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रहे, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन ए है एकल समतल एकल खांचा वी ब्लॉक। एकल समतल मतलब होता है सिंगल, और एकल खांचा मतलब होता है स्लॉट, ये स्लॉट है ना। तो देखिए एकल समतल एकल खांचा वी ब्लॉक तो हो गया था हमारा। एकल समतल द्विखांचा वी ब्लॉक, द्विसमतल एकल खांचा वी ब्लॉक, द्विसमतल द्विखांचा वी ब्लॉक। इनको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये जो होता है आपका ये लेवल डिसाइड करता है, ठीक है। और ये जो खांचा होता है ये आपका ग्रूव डिसाइड करता है, ठीक है। तो आपका जो वी ब्लॉक है, पहले वी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए कि वी ब्लॉक जो होता है वो बेलनाकार, है ना, सरफेस को या स्फेरिकल सरफेस को, बेलनाकार या गोलाकार, जो चीज़ें टोटली गोल होती हैं, है ना, उन्हें किस चीज़ पे रखें तो उन्हें उनके रखने के लिए, उनको फिट करने के लिए वी ब्लॉक होता है। इसके साथ हम 90 डिग्री की क्लैंप यूज़ करते हैं, है ना, जिन्हें राइट एंगल क्लैंप्स बोला जाता है। और ड्रिल पे, लेथ पे या किसी भी वर्किंग मशीन पे हम फिट कर सकते हैं इजीली। सर्कुलर जॉब है, स्फेरिकल जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब है, तो वो इजीली इस पे फिट हो जाते हैं। अब बात करते हैं वी ब्लॉक किस मेटल का बनता है। तो वी ब्लॉक जो होता है जनरली कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, वी ब्लॉक के बीच का एंगल, ये वी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना। तीसरी बात, इसमें जो ग्रूव कटा होता है, खांचा कटा होता है, इस खांचे को फिट करते हैं आप मशीनों के साथ यू क्लैंप से, ठीक है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए। तो एकल समतल एकल खांचा वी ब्लॉक का मतलब है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। बी का मतलब है सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। सी का अर्थ है डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक और डबल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो देखिए आपको इसमें दिख रहा है ये है लेवल और ये है ग्रूव। और ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो शायद ये मैच हो रहा है ना, सिंगल लेवल और डबल ग्रूव द्विखांचा ये ब्लॉक है। तो ये जो ब्लॉक है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी को सही मार्क कर रहा है।
63 का हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 64 64। चिन्हित रेखा पर छेद करने के लिए खालिस्तान छेद करने वाली मशीन पंच का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, चिन्हित रेखा जो होती है, मार्क्ड लाइन होती है, उस पर मार्क करने के लिए ऑप्शन ए घंटीनुमा पंच, ऑप्शन बी नुकीली पंच, ऑप्शन सी बिंदु पंच, ऑप्शन डी जो है आपका केंद्र पंच। इंग्लिश में बोल दें उसको मैं, ऑप्शन ए है आपका बेल पंच, ऑप्शन बी है शार्प पॉइंटेड पंच, ऑप्शन सी है आपका बिंदु पंच का मतलब होता है डॉट पंच, ऑप्शन डी केंद्र पंच को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर पंच। तो देखिए, चिन्हित रेखा जो होती है, आप जो मार्किंग करते हैं उसको मार्किंग कैसे करते हैं, चॉक से लैपिंग करते हैं, है ना, अपने जॉब पे। उसके बाद फिर मार्किंग करते हैं स्क्राइबर से और लेग कैलिपर से, है ना। उस लाइन को, जो लाइन आपने जॉब के ऊपर खींची है, उसे परमानेंट पक्का करने के लिए हम डॉट पंच का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यह कैलिपर जो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है। देखिए, चौड़ाई मेज़र करना है, चौड़ाई तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं बाहर की ही होगी चौड़ाई, बाहरी तरफ की किसी भी जॉब की बाहरी चौड़ाई के लिए बोला है। तो ऑप्शन ए है आयुग्म लेग कैलिपर, ऑप्शन बी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर जो होता है वो आंतरिक चौड़ाई नापता है ना। जेनी कैलिपर जो होता है वो आपका ऑड लेग कैलिपर होता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। देखिए, ये आपका ऑड लेग कैलिपर है, इसे जेनी कैलिपर बोलते हैं। ऑड लेग का मतलब है इसका एक लेग पॉइंट वाला है, दूसरा लेग जो है उसका बैंड है, ऑड है वो, है ना, एक जैसा नहीं है, इसलिए इसे ऑड लेग कैलिपर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है, इसका सही जवाब देखिए, चौड़ाई मेज़र करना है, इसे तो हटा दीजिए आयुक्त कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, चेनी कैलिपर, ठीक है, और इनसाइड कैलिपर, ये तीन बचते हैं। तो इनसाइड कैलिपर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं एक मिनट, स्लॉट की चौड़ाई नापना है, माइंड इट। स्लॉट जो होता है ना वो आंतरिक होता है, सॉरी मैं भावना में थोड़ा गलत बोल गया था, ये आपका स्लॉट है। आयुम कैलिपर हटा दीजिए, आउटसाइड कैलिपर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आउटसाइड कैलिपर जो होता है वो मेज़र कुछ, या आउटसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है, इस पर डायग्राम नहीं बना, हाँ कुछ ऐसा होता है आउटसाइड कैलिपर। तो ये उसके जॉ होते हैं, तो ये जॉ से तो मेज़र कर नहीं सकते, क्योंकि खांचा जो है अंदर बना है ना, ये खांचा अंदर बना है। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये है खांचा, ये अंदर बना है, इसकी जो चौड़ाई है वो आपका आउटसाइड कैलिपर नहीं मेज़र कर सकता, क्योंकि इसमें इसके जॉ जो है ये जाएंगे ही नहीं, है ना। तो इसमें आउटसाइड कैलिपर भी हट गया, जेनी कैलिपर भी हट गया, क्योंकि जेनी कैलिपर का एक लेग जो है आपका, ये देख सकते हैं आप, एक लेग जेनी पे कैलिपर का ये बैंड है, तो इट कैन नॉट मेज़र प्रॉपरली। तो बचा कौन सा आपका इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्लॉट इंटरनल है, आंतरिक मेजरमेंट है स्लॉट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इंजीनियर्स के हथौड़े का भार मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है 250 ग्राम, ऑप्शन बी 275 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन डी 325 ग्राम। तो देखिए, इंजीनियर्स के हथौड़े का जो भार है ना, हैमर वेट जो है वो स्टैंडर्ड रखा गया है, वो 250 ग्राम होता है ना, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसमें कैलकुलेशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य पंच के बिंदु कोण होते हैं। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो देखिए, मध्य पंच जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर पंच, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, PDC, है ना, P से हो जाएगा आपका प्रिक पंच, D से हो जाएगा आपका डॉट पंच, है ना, C से हो जाएगा आपका सेंटर पंच। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने, माइंड इट, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो गया आपका प्रिक पंच का एंगल, पॉइंट एंगल, 60 डिग्री हो गया आपका डॉट पंच का, और 30 डिग्री हो गया आपका सेंटर पंच का एंगल।
ठीक है। तो इसमें देखिए मध्य पंच के बिंदु कोण जो है वो ऑब्वियसली 90 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वी ब्लॉक खालिस्तान ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो वी ब्लॉक भैया ए और बी दो ही ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ए बी सी गलत हो जाएगा, 1 2 3 भी गलत हो जाएगा और 1 एंड 2 भी गलत हो जाएगा, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्र में हथौड़े के एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है बॉल पिन, ऑप्शन बी है आई होल, ऑप्शन सी है फेस, ऑप्शन डी है लेफ्ट सॉफ्ट। तो देखिए लेफ्ट सॉफ्ट, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट एज, ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका इशारा कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, अगर लेफ्ट उसको शो करना होता तो ऊपर करता, ये नीचे से नहीं करता। ठीक है, हालांकि एरो जो है वो पूरा तरह अंदर तक नहीं शो कर रहा है, पर वो नीचे से कर रहा है। इसका मतलब बॉल पिन तो हो नहीं सकता क्योंकि पिन यहाँ ऊपर है। ठीक है, ये हो गया आपका पिन, ये हो गया आपका फेस, दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन ए और सी कट गए, बचा आई होल और लेफ्ट सॉफ्ट। लेफ्ट सॉफ्ट अगर होता तो वो ऊपर से शो करता है एरो, नीचे से नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन रह जाता है, आई होल। तो 69 जो है उसका आई होल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का प्रकार बताइए। डिवाइडर का प्रकार, ऑप्शन ए फर्म जोड़, ऑप्शन बी स्प्रिंग जोड़, ऑप्शन सी स्क्रू है, एक्चुअली स्क्रू नहीं है, स्क्रू जोड़। ठीक है, ऑप्शन डी है निडल जोड़। तो देखिए ये जो जॉइंट होता है इसके अनुसार डिवाइडर जो है वो कैटेगराइज्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका फिक्स्ड स्प्रिंग है, एक ऐसा मुड़ा हुआ यहाँ पे बेंड माइल्ड स्टील का प्लेट लगा हुआ है, बेंड प्लेट। ठीक है, जो कि स्प्रिंग की तरह काम करता है। आप इसे लूज करेंगे तो ये बाहर की तरफ खुलेंगे, है ना। आप इसे टाइट करेंगे तो स्प्रिंग पे लोड आएगा और स्प्रिंग जो है वो दब के इस स्क्रू के ज़रिए टाइट रखेगा इस दोनों लेग्स को। ठीक है, तो फर्म जोड़ तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्म जोड़ जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना। स्प्रिंग जोड़ ही होगा क्योंकि स्प्रिंग लगा है, स्क्रू जोड़ भी नहीं होगा और ना ही निडल जोड़ होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। तो देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज ये ऐसा गेज है जिसे आप किसी भी सरफेस पे रख सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में आप सरफेस को मेज़र कर सकते हैं कि वो फ्लैट है कि नहीं। ऐसे मेज़र नहीं करना है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट, है ना, या 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, या जो भी आप एरिया वाइज मेज़र कर रहे हैं, नहीं। इट इज़ ओनली मेज़र टू चेक द फ्लैटनेस, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस की समतलता चेक करता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है गाइड पिन, ऑप्शन बी क्लैंपिंग नट, ऑप्शन सी है स्नग, ऑप्शन डी है एडजस्टमेंट स्क्रू। तो भैया एडजस्टमेंट स्क्रू का ये है ना, गाइड पिन जो है ये है, ठीक है, और क्लैंपिंग नट जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्रू जो है उधर लगा है, ये आपका क्लैंपिंग नट है, क्लैंपिंग नट है। स्क्रू तो दिख ही नहीं रहा, इस तरफ लगा स्क्रू आपका, इसी के पीछे जस्ट ये स्क्रू लगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। ये क्लैंपिंग नट है आपका, माइंडेड, तो गलती से मैंने बोल दिया था स्क्रू है, ये आपका क्लैंपिंग नट है ना, जिसे थंब नट भी कहते हैं क्योंकि थंब से ऑपरेट हो जाता है। ये जो है आपका ये स्नग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, थोड़ा रब कर दिया जाए, चित्र में जेनी कैलिपर के एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। तो जेनी कैलिपर जो होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें दोनों लेग्स एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। एक लेग आपका पॉइंटेड होता है, दूसरा लेग बेंड होता है ना। तो इसको आपको इस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए है हील, ऑप्शन बी है पॉइंट लेग, ऑप्शन डी है जॉइंट लेग, ऑप्शन सी है जॉइंट लेग, ऑप्शन डी है बेंड लेग। तो आप देख सकते हैं द लेग इज बेंड, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज बेंड लेग। ओके, 72 का हो गया आपका डी आंसर सही। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 पे।
मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह ऑप्शन ए जल्दी सूखता है, ऑप्शन बी जहरीला होता है, ऑप्शन सी जल्दी विलयित होता है, ऑप्शन डी अधिक सांद्र है। तो देखिए, सावधानी पूर्वक, सावधानी किस चीज़ में बरती जाती है? जिस चीज़ से आपको नुकसान पहुंच सकता है। जल्दी सूखने से कोई नुकसान है क्या? नहीं। जहरीले होने से नुकसान है क्या? बिल्कुल है। जल्दी विलयित होगा, इससे भी कोई नुकसान नहीं है हमें। अधिक सांद्र है, इससे भी कोई नुकसान नहीं। तो आप तुक्का लगाना चाहें अगर, तो इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपको इसके वर्ड्स को थोड़ा हिसाब से पढ़ना है ना, और उस पर जोर देना है कि ये सावधानी पूर्वक बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर जहरीला ही होता होगा, है ना। तो इस हिसाब से आप आंसर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ना पता हो तो। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74 का, इंजीनियर्स के हथौड़े का भार खालिस्तान मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको, है ना। ऑप्शन ए है 250 ग्राम, ऑप्शन बी 275 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम और ऑप्शन डी जो है 325 ग्राम। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए ही सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, मध्य पंच के बिंदु का कोण। ये बताया था मैंने 90 डिग्री होता है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपको कितना फिर इस चीज़ को माइंड करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 76, डिवाइडरों के आकार को खालिस्तान से विनिर्दिष्ट किया जाता है ना। ऑप्शन है जब पूर्ण रूप से खुल जाता है तो बिंदुओं के बीच की दूरी, ऑप्शन बी टांगों की कुल लंबाई, ऑप्शन सी पॉइंट और पिवोट के बीच की दूरी, ऑप्शन डी पॉइंट के बिना लेगों की लंबाई। तो देखिए, आप खुद सोच के देखिए कि पूर्ण रूप से खुल जाएगा तो बिंदुओं के बीच की दूरी आप मेज़र करेंगे तो वो तो रेंज कहलाई उसकी, है ना। वो साइज़ नहीं कहलाया, वो रेंज कहलाई कि हाउ लॉन्ग इट कैन एक्सपांड, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी जो है टांगों की कुल लंबाई, तो टांगों की लंबाई से आपको मतलब देखिए, टांग जो है वो एडजस्टेबल भी होती है, ठीक है, आप ऊंचा नीचा कर सकते हैं। पर डिवाइडर की जो लेग्स है जनरली एडजस्टेबल नहीं होती, वो ऑड लेग कैलिपर की होती है। और एडजस्टेबल जो डिवाइडर आता है उनका जो दोनों पॉइंट में आप लेग्स की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। पॉइंट और पिवोट के बीच की दूरी, तो ये जो है सी आंसर, ये आपका होना चाहिए, है ना। और डी जो है पॉइंट के बिना लेग की लंबाई। पॉइंट के बिना लेग की लंबाई आप मेज़र कैसे करेंगे? आपको ओरिजिन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, इसलिए सी आंसर जो है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट और पीरियड के बीच की दूरी जो है वो टेक्निकली सही है। ये पॉइंट, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, डिवाइडर जो है ये है आपका डिवाइडर, ये आपका पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पिवोट है, ठीक है। ये पिवोट है और ये आपका पॉइंट है। तो इसके बीच की दूरी, ये कितना निकला हुआ है पकड़ने के लिए निकला है, इसका कोई मैटर नहीं है कि इसकी लंबाई मेजरमेंट नहीं की जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ही मेज़र करेंगे डिवाइडर का मेजरमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी पीन, ऑप्शन सी हैंडल, ऑप्शन डी चीक। तो देखिए, आई तो हो नहीं सकती, आँख मतलब आई, ठीक है, ये तो हो नहीं सकती। पीन, पीन मैंने बताया था ये ही चोट करने के लिए यूज़ होता है ना। ऑप्शन सी जो है वो हैंडल है, ऑप्शन डी चीक मतलब होता है गाल, है ना। हथौड़ा जो ये हैमर बनाया आपने, है ना, इसका जो ये साइड वाला भाग है ये कहलाता है चीक, ये तो हो नहीं सकता। तो स्ट्राइकिंग जो होता है वो पीन ही होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो 77 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट आपका, कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है? ऑप्शन ए तराजू, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को तो हटा ही दीजिए, ठीक है। डी ऑप्शन सी जो है वो दोनों कंसीडर कर रहा है। दोनों कंसीडर क्यों कर रहा है भाई? तराजू जो है वो आपको मिलता जुलता 19-20 दिखाता है। आप सब्जी भाजी लेने जाते हैं तो भी देखा होगा आपने, तराजू एक्यूरेट नहीं दिखाता है, ऊंचा नीचा होता रहता है ना, है ना। तो बोलते हैं कि भैया थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है, थोड़ा वजन और डालो उसमें, सब्जी भाजी जो भी है, तो वो जो है वो एक्यूरेट नहीं दिखाता है। तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79,
हाँ, क्रिम्पिंग प्रक्रिया एक बेलनाकार वस्तु का खालिस्तान कम होता है जिससे यह फिसलकर आगे सेक्शन में चली जाती है। ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी लंबाई, ऑप्शन नंबर सी चौड़ाई या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो देखिए, क्रिम्पिंग प्रोसेस जो होती है ये एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वस्तु का डायमीटर कम होता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द डायमीटर। ये चीज़ आपको आई थिंक पता होगी, नहीं पता होगी तो आपको यूट्यूब पर सर्च करनी पड़ेगी या फिर इस चैप्टर में दी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इसे मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया अगर तो ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये जो प्रोसेस हैं जितनी भी सारी मशीनिंग प्रोसेस, इसका मैं अलग से अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्रिम्पिंग प्रोसेस जो लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान, ये द्रव्यमान तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि द्रव्यमान बढ़ाने के लिए आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना। और लंबाई और चौड़ाई जो है उसकी तो बात अलग है। चौड़ाई जो है वो डायमीटर में नहीं आती, डायमीटर एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो आंसर ए को लगा के हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए रनिंग चिप पॉइंट में, ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग चिप और स्पार्क से, ऑप्शन सी घूमने वाले पार्ट से या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो देखिए, मशीन चलाने और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड बिल्कुल फिट होने चाहिए ताकि कोई और दूसरा व्यक्ति आसपास काम करता हुआ उस मशीन की चपेट में ना आए। रनिंग चिप पॉइंट में बिल्कुल सही, रनिंग चिप जो होती है वो आपकी रोटेट हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है या कुछ ना कुछ आपका काम कर रही होती है। ठीक है, फ्लाइंग चिप और स्पार्क जो होता है वो भी आपका वर्किंग होता है मशीन में। घूमने वाला पार्ट जो होता है या तो आपका मशीन का बेड घूमता है या पूरी मशीन एक कॉलम पे स्टैटिक रह के वो मशीन घूमती है। जॉब आपका बड़ा है तो जॉब स्थिर रहता है ना, जॉब स्थिर रहता है, मशीन रोटेट होकर ऑपरेशन करती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि तीनों पॉइंट आपके कंसीडरेबल है ना। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी जगह, हर जगह मशीन के लिए गार्ड जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए मापकर, ऑप्शन बी परिशुद्धता द्वारा, ऑप्शन सी ट्रेसेबिलिटी द्वारा, ऑप्शन डी हिस्टेरिसिस द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परिशुद्धता द्वारा। उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री जो होती है वो ये होता है आपका ग्रेड ऑफ प्रिसिशन मेजरिंग, ये आपकी परिशुद्धता द्वारा ही कैटेगराइज की जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, जिस सबसे निम्न परिमाण को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जा सकता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए लीस्ट काउंट, ऑप्शन बी स्मॉल काउंट, ऑप्शन सी पैरालैक्स काउंट, ऑप्शन डी डिवाइस काउंट। तो देखिए, निम्न परिमाण जो होता है ना वो मिनिमम मेजरमेंट होता है। तो मिनिमम मेजरमेंट जो होता है आपका उसे लीस्ट काउंट ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते हैं। ये बात तो हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं 12वीं से, जब हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ते थे। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, लास्ट क्वेश्चन, रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है घन हथौड़ा, ऑप्शन बी बॉल पिन हथौड़ा, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग हथौड़ा, ऑप्शन डी है प्लास्टिक हथौड़ा। ये जो हैमर्स हैं, घन हैमर को स्लेज हैमर बोलते हैं, बॉल पिन को बॉल पिन हैमर बोलते हैं, इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग हैमर बोलते हैं, प्लास्टिक को प्लास्टिक हैमर। बस इसमें घन हथौड़े को आप स्लेज हैमर बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में उसका नाम स्लेज हैमर है। ठीक है, तो भैया रिवेटिंग के लिए आप घन हथौड़े का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग हैमर का जो वेट है वो 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम एक पाव, है ना, ये तो कुछ ज़्यादा काम करेगा नहीं। ठीक है, प्लास्टिक हैमर जो होता है उसके अंदर रिवेटिंग घुस जाएगी। तो ये तीनों हट गए, ऑप्शन बचा आपका बॉल पिन हैमर। मैंने बताया था आपको बॉल पिन हैमर जो होता है रिवेट को सही शेप प्रोवाइड करता है ना, फिटिंग के लिए दौरान। तो 83 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका सामान्य हस्तौजार। ठीक है, कॉमन हैंड टूल्स। तो रेडी रहिएगा, इस चैप्टर को रीड कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन मैं जल्दी इसके अपलोड करूँगा और देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। छोड़ो बाद में देखेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई, है ना। तो फिटर थ्योरी जो है आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे इस क्वेश्चंस की, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो ना, टेक केयर, गुड बाय।